हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसमें हमें स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 6 से, जो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी भी तरीके का रोकना, बचाना। और डिटेक्शन मतलब पता करना ऑफेंसेस का। ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 50 से, जो है पावर ऑफ एंट्री, सर्च, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले सब सेक्शन 1 में कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ ऑफ द टाइमिंग कोड। फर्क नहीं पड़ता किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है। जो डायरेक्टर है या जो ऑफिसर है ऑथराइज किया गया उसके द्वारा इस बिहाफ में, या फिर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और जो भी ऑथराइज ऑफिसर है, या फिर कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं है, अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है बिलीविंग करने की कि यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है इस एक्ट में, तो वो सबसे पहले क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ए में लिखा हुआ है कि वो रिक्वायर कर सकते हैं उस पर्सन को कि वो प्रोड्यूस करे इंस्पेक्शन के लिए कोई भी जो कैप्टिव एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, एनिमल आर्टिकल है, मीट, ट्रोपी, अनक्यूट ट्रोपी, और स्पेसिफाइड प्लांट या पार्ट जो भी है डेरिवेटिव उसका, जो भी उसके कंट्रोल में है, कस्टडी या पोजेशन में है, और या फिर उसका लाइसेंस, परमिट और अदर डॉक्यूमेंट जो भी उसको दिए गए हैं, जो भी उसको रिक्वायर्ड था कि उसको कैप्ट करना थे तो इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से उनको मांग सकता है। मतलब यहाँ पे ये लोग उनको डिमांड कर सकते हैं। फिर दूसरा है स्टॉप एनी व्हीकल, किसी भी व्हीकल वेसल को यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं जिससे उनको सर्च एंड इंक्वायरी करना है यहाँ पे। और वो एंटर कर सकते हैं, सर एंटर करके सर्च कर सकते हैं किसी प्रीमाइसिस लैंड व्हीकल वेसल को जो भी ऑक्यूपेशन में है किसी पर्सन के, और ओपन कर सकते, सर्च कर सकते हैं किसी बैगेज को या अदर थिंग जो भी है किसी पोजीशन में। फिर इन सब चीजों का सीज भी कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं किसी भी कैप्टिव एनिमल, वाइल्ड एनिमल, एनिमल आर्टिकल, मीट, ट्रोपी, अनक्योर ट्रोपी और स्पेसिफाइड प्लांट को, और जो प्लांट के डेरिवेटिव है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है इस एक्ट में, या अपीयर्स हो रहा है कि कमिट हो सकता है वो पोजीशन में है। और उसके साथ साथ जो उसके साथ साथ जो ट्रैप, मतलब जो जाल या टूल्स, जो व्हीकल वेसल जो भी था, मतलब जो चीजें थी जिनके इस्तेमाल करने के कारण जो वेपन्स वगैरह थी जिनके कारण वो ऑफेंस हुआ, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उन चीजों का जो ऑफेंस किया गया, तो उन चीजों को भी यहाँ पे जब्त कर लेंगे, एक तरीके से सीज कर लेंगे। फिर अनलेस ही सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन विल अपीयर एंड आंसर एनी चार्ज, तो जब अगर वो उसको तब छोड़ देंगे अगर उनको लगता है कि हाँ ये पर्सन अपीयर हो जाएगा और हमें आंसर करेगा जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं जो प्रेफर किए जाएंगे इसके अगेंस्ट। अदरवाइज वो क्या करेंगे कि अरेस्ट कर लेंगे उसको विदाउट वारंट और डिटेन कर लेंगे। अगर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पे फिशरमैन है जो भी रिसाइड करता है 10 किलोमीटर के आसपास जो भी सेंचुरी या नेशनल पार्क है, और वो इन एडवर्टेंटली, मतलब यहाँ पे धोखे से गलती से यहाँ पे एंटर हो गया है उसकी बोट वगैरह, जो कि नॉट यूज फॉर कमर्शियल फिशिंग, जो कमर्शियल फिशिंग नहीं करता है टेरिटोरियल वाटर में, सेंचुरी या नेशनल पार्क के, तो जो फिशिंग टैकल और नेट ऑन सच बोट शैल नॉट बी सीज, तो उसको सीज नहीं किया जाएगा। जो भी उसके यहाँ पे फिशिंग नेट और जो मिलेगा उसके यहाँ पे फिशिंग टैकल और नेट जो भी मिलेगा। फिर सबसेक्शन 3 है कि इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी ऑफ द ऑफिसर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। ये सबसेक्शन 1 में जो ऑफिसर है उनके लिए यहाँ पे लॉफुल होगा कि वो स्टॉप कर सकते हैं और डिटेन एनी पर्सन, वो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं डिटेनिंग करने में किसी पर्सन को जिनको उन लोगों ने जिनको उन्होंने देखा और उनको लगा कि हाँ ये लाइसेंस और परमिट जो रिक्वायर्ड है इस प्रोविजन से एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, और रिक्वायर किया गया कि वो पर्सन प्रोड्यूस करे वो लाइसेंस और परमिट, और फेल टू प्रोड्यूस हो गया एज द केस में भी, तो ही में बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, लेकिन अनलेस ही इज his name and address or otherwise satisfied the officer arresting him that he will duly answer summons or other proceeding in which may be taken against him। तो मतलब यहाँ पे ये लॉफुल रहेगा कि इसको डिटेन किया जाए और स्टॉप किया जाए उस पर्सन को, मतलब ये सब चीजें करके। लेकिन अगर सेक्शन 42 से हम सीआरपीसी पढ़ते हैं कि अगर वो अपना नेम एड्रेस बता देता है और उनको ये सेटिस्फाई हो जाता है कि जो पर्सन है जिसको अरेस्ट करने वाले हैं वो ड्यूली आंसर करेगा समन्स को और अदर प्रोसीडिंग को जो भी उसके अगेंस्ट होंगी, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर 3A सब क्लॉज है कि इसमें एनी ऑफिसर और जिसका रैंक इंफीरियर नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ
वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन या फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से, और वो सबऑर्डिनेट है, और जो उनके सबऑर्डिनेट है उन्होंने यहाँ पे सीज कर लिया किसी भी कैप्टिव एनिमल, वाइल्ड एनिमल को क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 में, और मे गिव सेम फॉर द कस्टडी ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी पर्सन अपॉन। तो यहाँ पे जो एनी अदर ऑफिसर जो रहते हैं जो इंफीरियर है, मतलब छोटे असिस्टेंट डायरेक्टर या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन या असिस्टेंट कंजर्वेशन फॉरेस्ट वगैरह से, तो उन्होंने जो भी सीज किया है कोई भी एनिमल वगैरह यहाँ पे, तो वो यहाँ पे कस्टडी दे सकते हैं यहाँ पे किसी पर्सन को जो बॉन्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा प्रोडक्शन करने के लिए उस एनिमल को, जब भी रिक्वायर्ड होगा मैजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास जुरिडिक्शन है वो ट्राई करने के लिए वो ऑफेंस, और जो भी अकाउंट वगैरह यहाँ पे सीज हुए हैं जो भी यहाँ पे मेड किए गए हैं। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे डिटेन हुए हैं और जो भी थिंग्स यहाँ पे सीज हुई है, फोरगोइंग पावर जो भी है, वो शैल बी टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो जो भी यहाँ पे डिटेंशन और थिंग्स वगैरह सीज हुई है, फोरगोइंग पावर जो भी है यहाँ पे सब चीजों करने के लिए, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, अंडर इंटीमेशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, और जो भी ऑफिसर ऑथराइज किया गया है इसके रिगार्ड में वो उनसे होना चाहिए। और अगर पर्सन बिना रीजनेबल कॉज के फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने में जो भी उसको रिक्वायर्ड था यहाँ पे थिंग्स, तो उसको गिल्टी माना जाएगा ऑफेंस के लिए। और जब भी यहाँ पे मीट अनक्योर्ड ट्रोफी और स्पेसिफाइड प्लांट और डेरिवेटिव है उसके अब जो सीज किए गए हैं इस सेक्शन में, तो असिस्टेंट डायरेक्टर या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन या फिर एनी अदर ऑफिसर जो है गैजेटेड रैंक का जो भी ऑथराइज किया गया इस बिहाफ में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा, नहीं, या फिर मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा, तो वो अरेंज करेगा यहाँ पे डिस्पोजल करने के लिए सेम जिस मैनर में प्रिस्क्राइब हो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वेन एवर एनी पर्सन इज अप्रोच बाय ऑफिसर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, तो जिन भी सब पर्सन को यहाँ पे रेफर किया गया सबसेक्शन 1 में असिस्टेंस के लिए और प्रिजर्वेशन एंड डिटेंशन करने के लिए ऑफेंसेस इन दिस एक्ट में, और जो भी एप्रीहेंडिंग पर्सन है चार्ज किए गए हैं वॉयलेशन करने के लिए सेक्ट में, सीजर अकॉर्डिंग विद क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 है, तो यहाँ पे उन पर्सन्स की ड्यूटी हो जाएगी कि वो उन पर्सन्स की वो असिस्टेंट करें। मतलब यहाँ पे जिन भी पर्सन को अप्रोच किया गया है कि वो उन सब कामों में उसकी मदद करने के लिए मदद करें, तो ये उनकी ड्यूटी हो जाएगी कि वो उन सब चीजों में मदद करें, असिस्टेंस करें। फिर लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम, तो उससे पता नहीं पड़ता किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है। कोई भी जो ऑफिसर है जिसका रैंक यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन, और जो भी यहाँ पे ऑफिसर है जिसका नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि ऑथराइज किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, और उसके पास पावर होगी कि वो इस पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन करें ऑफेंस में और प्रोविजन में। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात कर रहा है कि जो भी यहाँ पे जो ऑफिसर है जिसकी रैंक यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन, या जो भी ऑफिसर जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वगैरह है उससे कम नहीं है, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑफेंस का जो भी एक्ट में हो सकता है उसके लिए यहाँ पे वारंट इशू कर सकता है, सर्च वारंट। दूसरा यहाँ पे एनफोर्स करवा सकता है अटेंडेंस ऑफ विटनेस की, फिर कंपील कर सकता है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, फिर रिसीव एंड रिकॉर्ड कर सकता है एविडेंस। फिर जो भी एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 8 में वो एडमिसिबल होगा सब्सिक्वेंट ट्रायल में भी जब भी मैजिस्ट्रेट के पास चलेंगे, प्रोवाइडेड दैट में, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा लेकिन कि जो पहले हुआ था प्रेजेंस ऑफ एक्यूज पर्सन के हुआ हो, मतलब एक्यूज पर्सन जब प्रेजेंस हुआ उसके प्रेजेंस में ये एविडेंस वगैरह लिए गए हो, तो ये आगे भी प्रोसीडिंग्स में काम आएंगे या यूज किए जाएंगे। तो सेक्शन 51 है पेनल्टीज, तो पेनल्टीज में अभी इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेनल्टीज पूछी आ सकते हैं एग्जाम में। तो कोई पर्सन है अगर उसने कॉन्ट्रीवेंशन किया सेट का, केवल चैप्टर 5A को छोड़ दें और सेक्शन 38J को छोड़ दें, कोई भी रूल और ऑर्डर जो भी यहाँ पे ब्रीच किया उसने, कंडीशन लाइसेंस वगैरह जिस पे ग्रांट किया गया था, तो उसको गिल्टी मानेंगे ऑफेंस का इस एक्ट में, और उसको पनिशमेंट मिलेगी कन्विक्शन हो जाने पे, टर्म जो कि 3 ईयर्स तक एक्सटेंड होगी
और विद फाइन, या तो फिर फाइन लगेगा या फिर जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25,000 रुपीज, या दोनों ही, या दोनों मतलब दोनों लग जाएंगे एक साथ। अब प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जो भी ऑफेंस यहाँ पे कमिट हुआ है किसी भी रिलेशन ऑफ एनी एनिमल, जो भी स्पेसिफाइड है यहाँ पे शेड्यूल फर्स्ट में और पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल सेकंड में, जो भी और मीट और उस एनिमल या एनिमल आर्टिकल ट्रोपी, जो भी अनक्योर्ड ट्रोपी वगैरह है जो भी एनिमल से ड्राइव की जाती है, जिसकी ऑफेंस हंटिंग वगैरह करके लिया लिया गया है किसी सेंचुरी नेशनल पार्क में, और एंटर एल्टर करके बाउंड्रीज को, जो भी सेंचुरी या नेशनल पार्क की है, तो वो ऑफेंस हो गया यहाँ पे। वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट 3 इयर्स का, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 7 इयर्स तक, और फाइन लगेगा जो कि नॉट लेस देन 10,000 रुपीज होगा, मतलब 10,000 रुपए तक का फाइन लग जाएगा। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि जो भी सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस होगी यहाँ पे, नेचर जो भी मेंशन किया है इस सेक्शन में, वो नॉट लेस देन 3 इयर्स, तो 3 इयर्स से कम नहीं होगी, बट में एक्सटेंड टू 7 इयर्स, मतलब जो यहाँ पे सब्सिक्वेंट या सेकंड ऑफेंस करेगा सेम नेचर की, तो उसको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, 3 इयर्स से कम तो दिया नहीं जाएगा, तो 7 इयर्स तक। और उसको फाइन जो लगेगा नॉट लेस देन 25,000 रुपीज लगेगा। ऐसे यहाँ ऊपर से नीचे दोनों सेम ही है, पर यहाँ पे फाइन देखिए 10,000 रुपीज था, यहाँ पे 25,000 रुपीज है। अब यहाँ पे देखिए जो पर्सन यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविजन ऑफ 5A, से हमने यहाँ पे 5A को छोड़ दिया था, तो यहाँ पे 5A का जो है उसके अलग से पनिशमेंट दी है, पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि नॉट लेस देन 3 इयर्स, 3 इयर्स से कम नहीं होगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 7 इयर्स, एंड फाइन लगेगा नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज तक का फाइन लगेगा। फिर उसके बाद है 1B में, जो भी पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38J का, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ तक, एंड फाइन जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2,000 रुपीज या दोनों। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस जो होगी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट की, वो एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर, और फाइन जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5,000 रुपीज तक। तो यहाँ पे 6 मंथ की मिल रही थी फर्स्ट टाइम करने पे, वो फाइन हो रहा था 2,000 रुपीज तक का, या दोनों। अब यहाँ पे क्या है सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस करने में, कि 1 साल तक की सजा या फिर फाइन, या जो कि एक्सटेंड हो सकता है 5,000 रुपीज तक का। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे कन्विक्ट होता है ऑफेंस का इस एक्ट में, मतलब अगेंस्ट दिस एक्ट, तो कोर्ट जो ट्राई कर रहा है ऑफेंस, वो ऑर्डर कर सकता है कोई भी कैप्टिव एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, एनिमल आर्टिकल ट्रोफी जो है, अनटोल्ड ट्रोफी, मीट, आइवरी जो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया में, और जो भी आर्टिकल उससे बनाए जाते हैं, और कोई भी स्पेसिफाइड प्लांट है, वो पार्ट है उसका डेरिवेटिव, जिसके आगे इसमें ऑफेंस कमिट किया जा रही है, और कोई भी टूल, ट्रैप, व्हीकल और वेसल जो भी है, जो भी यूज किया जा रहा है इस कमीशन में, वो फॉरफिट हो जाएगा किसके पास, तो फॉरफिटेड, बी फॉरफिटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी पर्सन है यहाँ पे जिसके पास यहाँ पे लाइसेंस परमिट जो भी उसके पर्सन के पास है, एक मिनट, उसको फॉरफिट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो जो भी लाइसेंस या परमिट है जो भी उस पर्सन के पास है, जो कि अंडर प्रोविजन ऑफ इस एक्ट में मिला था, वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस या परमिट है, फोर फीचर है, वो इन एडिशन है, मतलब अलग से है, जो भी अदर पनिशमेंट दी जाती है वो अलग रहेंगी, जो भी मे बी अवॉर्डेड फॉर सच ऑफेंस, जो भी उस अवार्ड ऑफेंस के लिए मतलब दी जा सकती हैं, उनके एडिशनल रहेंगी, मतलब ये भी होगा, और पनिशमेंट भी अलग से मिलेगी। फिर जो भी पर्सन है जो कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस का इस एक्ट में, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर देगी लाइसेंस जो भी ग्रांट किया गया था उस पर्सन को आर्म्स एक्ट 1959 में, उसकी पोजीशन में जो भी आर्म्स हैं जिसके जिसके यूज करते हुए वहां पे वो ऑफेंस कमिट किया गया, तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो भी पर्सन है वो एलिजिबल नहीं होगा यहाँ पे
लाइसेंस लेने के लिए आर्म्स एक्ट में 1959 का जो एक्ट है, फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जिस दिन भी उसके पास डेट थी, जिस डेट से भी उसने किया है, उससे 5 ईयर तक उसके पास उसको कन्विक्शन से उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा मतलब। तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा, यहाँ पे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर लाइसेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन उसको कन्विक्शन हुई उस दिन से। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का सेक्शन 360 जो 1973 का एक्ट था, मतलब है, सॉरी, अभी भी एप्लीकेबल है, और जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है 1958 का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जो भी पर्सन कन्विक्ट करता है कोई भी ऑफेंस हंटिंग करने के लिए किसी भी सेंचुरी में और नेशनल पार्क में, जो भी ऑफेंस, जो भी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5A है, अनलेस सच पर्सन इज अंडर 18 ईयर्स। तो जब भी अगर वो पर्सन 18 ईयर्स का है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आपने मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट दो तीन जगह नहीं अप्लाई होता, तो उसमें एक था SC ST एक्ट और दूसरा उसमें मैं तब तो बता नहीं पाया था, तब मैंने एक ही एक्ट मेंशन किया था। उस एक्ट की में आप याद रखिएगा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ये वाइल्ड लाइफ प्रिवेंट वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट जो भी है उसके ऊपर भी नहीं मतलब द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है। जो भी किसी हंट वगैरह करता है किसी भी सेंचुरी या नेशनल पार्क में, कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर। उसके बाद है सेक्शन 51A। सर्टेन कंडीशन अप्लाई हो जाती है जब भी यहाँ पे बेल वगैरह ग्रांट करते हैं। तो कोई पर्सन एक्यूज है जिसने कमीशन किया है कोई भी ऑफेंस शेड्यूल 1 में या पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 2 के, जो भी हंटिंग वगैरह से रिलेटेड है किसी बाउंड्रीज में नेशनल पार्क के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, या फिर उसने एल्टर की है जो भी बाउंड्री वगैरह उस पार्क की और सेंचुरी की, तो वो अरेस्ट हो सकता है इस एक्ट के प्रोविजंस में। और उससे फर्क नहीं पड़ता फिर कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सीआरपीसी, सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, नो सच पर्सन हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज ऑन बेल। और जो भी पर्सन है जिसने प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है यहाँ पे ऑफेंस इस एक्ट से रिलेटेड, इस एक्ट से रिलेटेड ही जो भी ऑफेंसेस है उसमें पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, तो वो रिलीज नहीं किया जाएगा बेल पे जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे देते बेल को अपोज करने के लिए। और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ बेल, तो कोर्ट ही सेटिस्फाई हो जाएगी कि रीजनेबल ग्राउंड है कि यहाँ पे नॉट गिल्टी है, यहाँ पे जो ऑफेंस जिसका लग रहा है कि वो उसके द्वारा कमिट की गई है, वो ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, की वो जो बेल पे अगर छोड़ दिया जाएगा तो बेल पे वो ऑफेंस वगैरह नहीं करेगा। अब सेक्शन 52 है अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट। अटेम्प्ट वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो जब भी कोई पर्सन यहाँ पे अटेम्प्ट करता है कॉन्ट्रीवेंट करने के लिए, अबेट्स करता है कॉन्ट्रीवेंट करने के लिए कोई भी प्रोविजन से सेट के, तो कोई भी रूल जो बनाए गए हैं, तो उसको यहाँ पे माना जाएगा कि उसने कॉन्ट्रीवेंट कर दिया ऑफ प्रोविजन और रूल्स वगैरह जो भी ऑर्डर वगैरह के जो भी ऐसा केस में भी है। फिर पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल सीजर। तो कोई भी पर्सन अगर है वो एक्सरसाइज कर रहा है पावर्स इस एक्ट में, वो एक्सेसिवली और अननेसेसरीली वो सीज कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ किसी पर्सन की, मतलब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, और या तो वो प्रिटेंड दे रहा है सीज करने की, उसके रीजन जो भी मेंशन हुए हैं सेक्शन 50 में। मतलब यहाँ पे कोई पर्सन जानबूझ के एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ पे इस एक्ट के राइट, एक्सेसिवली और अननेसेसरी सीज कर रहा है प्रॉपर्टी वगैरह, या फिर रिटेन कर रहा है सीज करने के लिए, यहाँ पे रीजन जो भी मेंशन है सेक्शन 50 में, तो कन्विक्शन होने के बाद उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ तक का, और फाइन लगेगा उसको। और या तो मतलब और साथ साथ फाइन, मतलब और फाइन लग सकता है, मतलब या तो इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ का, फाइन लगेगा 500 रुपीज का, या दोनों, या दोनों, मतलब दोनों चीज एक साथ लगेगी। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ नोटिफिकेशन इशू करके एम्पावर कर सकती है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को।
मतलब वाइल्ड लाइफ ऑफ डायरेक्टर है जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन का, एनी अदर ऑफिसर है जिसकी रैंक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन से कम नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट इन सिमिलर मैनर एम्पावर कर सकती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को। मतलब यहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टर वगैरह होता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, जिसकी रैंक यहाँ पे डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से कम नहीं है, कि वो एक्सेप्ट कर सकता है किसी फॉर्म में जिसके अगेंस्ट उसको रीजनेबल सस्पिशन है, मतलब डाउट है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट में, कि वो पेमेंट करे सम ऑफ मनी बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑफ ऑफेंस विच सच पर्सन इज सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड, कि वो जो पर्सन ऐसा लग रहा है कि उसने वो ऑफेंस किया है, उसको वो यहाँ पे वो पेमेंट करे मतलब। और जैसे वो पेमेंट कर देता है वो सच सम ऑफ मनी, तो जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है, अगर वो कस्टडी में है, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और कोई भी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट नहीं ली जाएगी उस पर्सन के खिलाफ। और जो भी पर्सन यहाँ पे, जो भी ऑफिसर यहाँ पे कंपाउंड कर रहा है ऑफेंस, वो ऑर्डर कर सकता है कैंसिलेशन करने के लिए लाइसेंस को, परमिट को, जो भी ग्रांट किया गया है एक्ट में ऑफेंडर को। और वो एम्पावर है, वो यहाँ पे अप्रोच कर सकता है ऑफिसर जो भी एम्पावर्ड है, कि वो कैंसिल कर दे यहाँ पे। मतलब नहीं, अगर और अगर यहाँ पे वो एम्पावर्ड नहीं है, और इफ ही इज नॉट एम्पावर्ड टू डू सो, तो वो यहाँ पे अप्रोच करेगा जो ऑफिसर यहाँ पे एम्पावर्ड है कि वो कैंसिल करें लाइसेंस और परमिट को। और वो जो सम ऑफ मनी है जो भी एक्सेप्ट हुई है, एग्रीड हुई है एक्सेप्ट करने के लिए कंपोजिशन में, वो किसी भी केस में यहाँ पे एक्सीड नहीं होगी 25,000 रुपीज तक। मतलब जो भी यहाँ पे कंपाउंड कर रहे हैं ऑफेंस करने के लिए, तो ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं, मनी ली जा रही है, वो 25,000 रुपीज तक ही रहेगी। और प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट, मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 51 में, उसको कंपाउंड नहीं किया जाएगा। तो मतलब जिस भी ऑफेंस में यहाँ पे मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 51 में, वो कंपाउंड नहीं हो पाएंगे। फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, तो कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं ले पाएगी इस एक्ट में, और जो कंप्लेंट की गई है किसी पर्सन के द्वारा अदर देन, तो यहाँ पे कौन सी कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है, मतलब नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट दिस एक्ट ऑन कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट कर रहा है किसी पर्सन, कौन कौन यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है, और एनी अदर ऑफिसर जो भी ऑथराइज है इस बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो भी मैटर्स रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4A वगैरह में है। मतलब जो मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो भी मैटर्स रिलेटेड टू वायलेशन वगैरह दिखते हैं यहाँ पे चैप्टर 4A के। और फिर मेंबर सेक्रेटरी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हैं, या फिर डायरेक्टर है कंजर्व टाइगर रिजर्व के, या फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, या फिर कोई एनी अदर ऑफिसर जो भी ऑथराइज किया गया इस बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, और उस कंडीशन पे रहेगा जैसा कि स्पेसिफाई किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। वो जो भी ऑफिसर इंचार्ज है जू के, जो वायलेशन कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38J के। फिर कोई पर्सन है जिसने नोटिस दिया है कम से कम 60 डेज का इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर का एलिज्ड ऑफेंस का, और उसकी इंटेंशन है कंप्लेन करने की सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, और सच ऑफिसर जो भी अपोजिट किए गए, ऑथराइज्ड है अपोजिट मतलब। तो कोई पर्सन है जिसने यहाँ पे नोटिस दिया है कम से कम 60 डेज का, जो इस मैनर प्रिस्क्राइब है कि किसी भी एलिज्ड ऑफेंस का, जो भी इंटेंशन है उसकी कंप्लेन करने की, कि वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पहले एक नोटिस देता है, या फिर ऑफिसर जो भी ऑथराइज है यहाँ पे अपोजिट में। फिर उसके बाद है यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, तो उसमें लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग, मतलब नथिंग इन दिस एक्ट, कोई भी चीज जो इस एक्ट में बताई गई है वो यहाँ पे प्रिवेंट कर नहीं कर पाएगी यहाँ पे
पर्सन को प्रोसिक्यूट होने में किसी अदर लॉ में जो टाइम इन फोर्स में एप्लीकेबल है, और कोई भी एक्ट और ओमिशन जो भी कॉन्स्टिट्यूट उसके द्वारा किया गया है अगेंस्ट सच एक्ट फ्रॉम बीइंग लाइबल सच एनी अदर लॉ, और किसी अदर लॉ में वो कोई हायर पनिशमेंट या पेनल्टी प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट में, मतलब उस एक्ट में, तो वो भी उसको मतलब मिल जाएगी। उसको एक्ट को प्रिवेंट नहीं करता, मतलब यहाँ पे जो है अदर एक्ट को बार नहीं करता। अदर एक्ट में अगर कोई हायर पनिशमेंट मिलती है तो वो दी जाएगी, लेकिन प्रोवाइडेड दैट में ये लिखा हुआ है कि कोई पर्सन है यहाँ पे उसको दो बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी सेम ऑफेंस की। बस इतनी चीजें याद रखना पड़ेगी। और उसके बाद सेक्शन 57 प्रिजम्पशन टू बी मेड इन सर्टेन केसेस। तो जब भी यहाँ पे लगता है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है किसी ऑफेंस का इस एक्ट में, और स्टैब्लिश किया गया है पर्सन है वो उस पोजीशन में है, कस्टडी में, कंट्रोल में है किसी कैप्टिव एनिमल, आर्टिकल, मीट वगैरह, ट्रोपी, अनक्योर्ड ट्रोपी, जो भी स्पेसिफाइड प्लांट है उसका पार्ट डेरिवेटिव वगैरह जो भी है उसके, इट शैल बी प्रिज्यूम, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा जब तक, अनलेस वो कॉन्ट्रेरी जब तक खुद प्रूव नहीं करेगा तब तक बर्डन ऑफ प्रूविंग जो भी रहेगा एक्यूज के ऊपर रहेगा कि सच पर्सन इज इन अनलॉफुल पोजीशन। तो मतलब ये एक्यूज को बताना पड़ेगा कि उसके पास ये लॉफुल पोजीशन था। हम ये हमेशा मान के चलेंगे कि उसके पास अनलॉफुल पोजीशन, कस्टडी, कंट्रोल वगैरह है उस कैप्टिव एनिमल, आर्टिकल, मीट वगैरह, ट्रोफी, जो अनप्योर ट्रोफी वगैरह जो भी है, स्पेसिफाइड प्लांट या उनके डेरिवेटिव जितनी भी चीजें हैं, सब इन सब चीजों के अगेंस्ट कोई भी अगर पर्सन पाया गया ऑफेंस वगैरह करते हुए, तो उसको हम हमेशा ये मानेंगे कि वो अनलॉफुल कंट्रोल में है, अनलॉफुल पोजीशन में है। उस पर्सन को ही प्रूव करना पड़ेगा, एक्यूज को, एक्यूज के ऊपर यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो लॉफुल पोजीशन में है। सिंपल सी बात। फिर सेक्शन 58 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। तो जब भी ऑफेंस कमिट हुआ इस एक्ट में, तो जो भी उस टाइम पे जब ऑफेंस कमिट हुआ उसके इंचार्ज में था, कंपनी के रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह में, तो उसको हम यहाँ पे गिल्टी मान लेंगे ऑफेंस के लिए, और प्रोसिक्यूट किया जाएगा उसके, प्रोसीड अगेंस्ट हो जाएगा एंड पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली, मतलब उसके अगेंस्ट हम उसको प्रोसीड करेंगे। फिर यहाँ पे जो चीजें हैं वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, जो अगर पर्सन ही प्रूव कर देगा कि उस जो ऑफेंस हुआ है वो उसकी विदाउट नॉलेज में हुआ है, और उसने सारी चीजें एक्सरसाइज की गई थी, ड्यू डिलिजेंस उसने एक्सरसाइज किया था ऑफेंस को रोकने के लिए। फिर नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 where offence is against this act has been committed by a company, if it is proved that offence is committed with a consent and or connivance or attributable any neglect part director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary और other officer को यहाँ पे गिल्टी मान लिया जाएगा ऑफेंस इस एक्ट में। मतलब यहाँ पे अगर कभी पता चला कि कोई भी चीज जो ऑफेंस हुई थी वो किसी नेग्लेक्ट वगैरह और कंसेंट, कनाइवेंस, एट्रीब्यूटेबल वगैरह के कारण हुई थी, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर जो भी कंपनी के, तो पर्सन यहाँ पे डीम गिल्टी हो जाएंगे, और उनके अगेंस्ट भी वो प्रोसीड हो जाएंगे, वो पनिश हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। बस हमेशा से हम ये पढ़ते आए कंपनी वाले ऑफेंसेस। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा रहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है, तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट इसमें फर्म भी इंक्लूड होती है, और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्लूड होते हैं। फिर डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का मतलब है किसी फर्म की अगर बात करें तो पार्टनर ऑफ अ फर्म, तो वो यहाँ पे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।